वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट 5 क्वेश्चंस का, उसके आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि थायरसिस कब लिखी गई। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है थायरसिस क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है किसकी स्मृति में, किसकी याद में थायरसिस को लिखा गया। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है आर्थर ह्यू क्लॉक की मृत्यु कब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बताना है थायरसिस कहां से ली गई है, ये टाइटल थायरसिस कहां से लिया गया है। फिर आपको बताना है ये पब्लिश कौन सी मैगजीन में हुई थायरसिस। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है द पोएम वाज लेटर इनटू, इसके बाद पब्लिश होने के बाद में इसको फिर कौन से में इसको इंक्लूड किया गया। फिर आपको बताना है थायरसिस किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कॉरिडन किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, कॉरिडन। और कंपेनियन पोइम इसकी कौन सी है, थायरसिस की। आपको बस इतनी बतानी है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से जितने भी आपको आंसर आते हैं बिना देखे ईमानदारी से उतने आंसर कर दीजिए। पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थायरसिस को, जिसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की एक मोनोडी है, साथ ही साथ ये पास्टोरल एलिजी भी है। और थायरसिस में टोटल 24 स्टेंजा हैं। कितने स्टेंजा हैं, 24 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। दूसरी चीज आपको याद बनाए रखना है, ये किसकी याद में थायरसिस को लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, तो आर्थर ह्यू क्लॉक की याद में इसको लिखा गया है। आगे चल करके हम एक एक फैक्ट आपको डिस्कस करेंगे। तो चलो अच्छा, हम शुरुआत कर ही लेते हैं। पहले थोड़े से बेसिक फैक्ट हैं, इसके बाद इसी थायरसिस पे लगभग 30 और 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले थायरसिस को किसने लिखा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। ईयर ऑफ कंपोजिशन क्या है, तो दिसंबर 1865। अच्छा, बहुत सारी बुक है, उसमें यह भी बताया जाता है कि कंप्लीट होते होते 1866 भी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसकी रिटन डेट, कंपोजिशन डेट और पब्लिकेशन डेट दोनों एक जैसी आ रही है। बट बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें 1865, और आप लोग भी रिटन डेट जो है इसकी 1865 मान करके चलिएगा, और पब्लिकेशन डेट इसकी 1866, यानी कि उसके अगले साल। अच्छा, इससे पिछली जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है उसमें भी हमने रिटन डेट 1866 डलवा दी है, तो हम इसका राइट आंसर जो है ना, वो हम क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। ठीक है, कमेंट में। चलो, अब आगे इसकी यहां से, बाकी आप यहां से भी कंफर्म कर लेना, हमने यहां पर भी इसकी कंपोजिशन डेट और इसकी पब्लिकेशन डेट दोनों दे दी हैं। ठीक है, अब देखो, ईयर ऑफ कंपोजिशन दिसंबर 1865 है, तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1866, 1865, 1866। अब ये किसमें पब्लिश हुई थी सबसे पहली बार, तो अप्रैल 1866 में एक मैकमिलन मैगजीन थी, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था, इसको थायरसिस को। इसके बाद उसके अगले साल 1867 में ये किसमें पब्लिश कराई गई थी, न्यू पोएम्स में। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसका फॉर्म यानी कि जॉनर क्या है, तो ये एक पास्टोरल एलेजी है, टाइप मोनोडी है, यानी कि सिंगल पर्सन के द्वारा दुख को व्यक्त किया गया है। ओकेजन या बैकग्राउंड की मैं बात कर लूं, तो ये रिटन इन मेमोरी किसकी याद में इसको लिखा गया, तो आर्थर ह्यू क्लॉ। आर्थर ह्यू क्लॉ की मृत्यु कब हो गई, तो 13 नवंबर 1861 को फ्लोरेंस इटली में हो गई। उस समय आर्थर ह्यू क्लॉ की उम्र कितनी थी, 42 साल थी। आर्थर ह्यू क्लॉ वाज अर्नोल्ड्स फ्रेंड फ्रॉम रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अर्नोल्ड टुक, इस पोइम को कंप्लीट करने में अर्नोल्ड को कितनी सालें लग गई, 2 सालें लग गई। अब अगला क्लासिकल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें इसका, तो अर्नोल्ड रीरीड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस पोइम को पढ़ने से पहले मैथ्यू अर्नोल्ड किन किन का अध्ययन करते हैं, सोर्स क्या रहते हैं। देखो, थियोक्राटिस का आइडल्स, बर्जिल का एक्लॉग्स, ठीक है, और मॉस्कस का लेमेंट फॉर बियोन, ये इतनी रहते हैं। अगला टाइटल, द टाइटल थायरसिस इज टेकन फ्रॉम द पोएम थियोक्राइटिस। अब तुमसे पूछा जाए थायरसिस टाइटल कहां से लिया गया, तो थियोक्राइटिस से। लिटरेरी कनेक्शन इसके क्या क्या है, जरा समझो। कंपेनियन पोइम इसकी कौन सी कहलाती है, थायरसिस की कंपेनियन पोइम द स्कॉलर जिप्सी है। बोथ पोइम्स आर सेट इन ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड और ब्लेंड्स पर्सनल ग्रिफ विद पास्टोरल कन्वेंशन। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। सिंबोलिज्म में अगर हम बात करें, तो थायरसिस कौन है, थायरसिस हैं आर्थर ह्यू क्लॉ के लिए बोला गया है। कोरिडन खुद मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने लिए यूज किया है। टाइम अल्टीमेट कनक्यूरर के लिए है।
ठीक है, रूरल लैंडस्केप परमानेंस वर्सेस ह्यूमन मोरालिटी। तो सारे सिंबोलिज्म जो भी सिंबल्स इसमें इस पोइम में यूज किए गए वो भी हमने आपको बता दिए। अब इंपॉर्टेंट थीम क्या है, एग्जाम फोकस है, फ्रेंडशिप एंड लॉस, पैसेज ऑफ टाइम, melancholy एंड डाउट, ठीक है, क्लासिकल पास्टोरल, ट्रेडिशन, होप आफ्टर डिस्पेयर, परमानेंस एंड परमानेंस ऑफ आइडियल्स। ये इतनी सारी इसकी इंपॉर्टेंट थीम हो सकती हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, जो कोटेशंस आपकी पूछी जाती हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना, ये बार बार पूछी जाती हैं आपकी। फॉर टाइम नॉट कॉल्डन हैथ कंक्योर्ड ही दी, फिर रूम ऑन द लाइट बी शॉट इज शाइनिंग स्टिल, ये किस पे, एंड ऑन होप एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियल्स, अर्नोल्ड्स ओन कमेंट, ये बहुत पूछा जाता है। थायरसिस इज वेरी क्वाइट पोइम बट आई थिंक सॉलिड एंड सिंसियर। यहां पे देखो मेजर विक्टोरियन पास्टोरल एलेजी है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस इन विक्टोरियन पोइट्री। इसके बाद में लेसिडस से इसका कंपेरिजन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लेसिडस और एडोनिस, जो पीवी शैली इसी के साथ में इसको रखा जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। क्लियर हो गया। अब हम इसके एमसीक्यूज पर चलते हैं। थायरसिस वाज कंपोज्ड, ये कब कंपोज की गई, तो दिसंबर 1865 में कंपोज हुई। उसके अगली साल अप्रैल 1866 में ये पब्लिश हुई है। तो पब्लिशिंग डेट अगर आपसे पूछे तो अप्रैल 1866, और मैकमिलन मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी। लेकिन कंपोजिशन डेट अभी पूछी गई है तो कौन सी होगी, दिसंबर 1865। और पब्लिश कब हुई है, तो 1866 में, ठीक है, 1866। अगला, दी पोइम कमोमरेट्स, इस पोइम के अंदर किसकी यादें हैं, किसकी स्मृति में इस पोइम को लिखा गया है, आप बता दीजिए। तो अर्थर ह्यू क्लॉ, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अर्थर ह्यू क्लॉ डाइड इन, यानी कि अर्थर ह्यू क्लॉ की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1861 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्थर ह्यू क्लॉ की मृत्यु कब हुई थी, तो 13 नवंबर 1861 में, 13 नवंबर 1861 में। कहां हुई थी, तो फ्लोरेंस में हुई थी, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और चलो आगे डिस्कस करते रहेंगे। क्लॉ की मृत्यु कहां हुई, तो फ्लोरेंस में हुई, सी ऑप्शन हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अर्थर ह्यू क्लॉ वाज, मृत्यु के समय अर्थर ह्यू क्लॉ की उम्र कितनी थी, तो मृत्यु के समय क्लॉ की उम्र थी 42 साल, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। थायरसिस इज प्राइमरली, थायरसिस प्राइमरली क्या है, तो ये एक पास्टोरल एलेजी है, साथ ही साथ मोनोडी। अगला, द टाइटल थायरसिस इज टेकन फ्रॉम, थायरसिस जो टाइटल है वो कहां से लिया गया है, तो ये थियोक्राइटस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 8वें नंबर का है हमारा, बोला गया कविता में अर्नोल्ड को किस तरह बताया गया है, तो कविता के अंदर अर्नोल्ड को मोनोडी, 8वां है ना, द पोइम इज डिस्क्राइब एज अर्नोल्ड्स, ये जो कविता है अर्नोल्ड की क्या है, एक मोनोडी है। मोनोडी क्या होती है, एक ही व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया गया दुख। अगला, थायरसिस सिंबोलाइज, थायरसिस किसको सिंबोलाइज करती है, तो इस कविता में थायरसिस किसको बोला गया, किसका नाम था थायरसिस, तो अर्थर ह्यू क्लॉ का, बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, कोरिडन किसका नाम था, तो कोरिडन किसका प्रतीक होता है यहां पर, वो स्वयं मैथ्यू अर्नोल्ड होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंपेनियन पोइम ऑफ थायरसिस, थायरसिस की कंपेनियन पोइम कौन सी दिखाई जाती है, तो द स्कॉलर जिप्सी जो है वो कंपेनियन पोइम है इनकी। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन, अर्नोल्ड टुक अप्रोक्सीमेटली टू राइट द पोइम, इस पोइम को लिखने में अर्नोल्ड ने कितना समय लगा दिया, लगभग तो 2 सालें लगा दी। नेक्स्ट, द पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अप्रैल 1866 इन, सबसे पहली बार ये पोइम अप्रैल 1866 में पब्लिश हुई, तो कौन सी मैगजीन में, मैकमिलन मैगजीन, बी ऑप्शन हो जाएगा।
इट वाज लेटर इंक्लूडेड, इसके बाद इसको किसमें इंक्लूड किया गया, इसके बाद ये इसको किसमें शामिल किया गया था, तो न्यू पोइम्स 1867 1867, सी ऑप्शन हो जाएगा। अर्नोल्ड री रीड विद ग्रीक पास्टोरल वर्क, यानी कि अर्नोल्ड ने कौन सी ग्रीक पास्टोरल वर्क को दोबारा पढ़ा, तो किसको पढ़ा था, आइडल्स को, बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्नोल्ड आल्सो स्टडीड वर्जिल्स, इसके अलावा अर्नोल्ड ने किसको, तो वर्जिल की किसको पढ़ा, एक्लॉग्स को, वर्जिल की एक्लॉग्स, सी ऑप्शन। द लेमेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड अर्नोल्ड वाज, ठीक है, द लेमेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड अर्नोल्ड वाज, तो लेमेंट फॉर बियॉन्ड, इसको हम बायोन भी पढ़ते हैं, ठीक है, बायोन के लिए विलाप, जिस विलाप ने अर्नोल्ड को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिस लेमेंट ने, वह था तो लेमेंट फॉर बायोन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड्स, इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर अर्नोल्ड को क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है, तो सी डाउट्स एंड मलंकली, ये पोएम क्या दिखाती है, तो डाउट और मलंकली। द डोमिनेंट टोन ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य स्वर क्या है, ठीक है, तो इसका डोमिनेंट टोन क्या है, एलेजिक है, ये एलेजिक का मतलब शोक गीत है। अगला, फॉर टाइम नॉट कॉर्डन हैथ कनकर्ड दी सजेस्ट, ये किसको सजेस्ट करता है, ए लाइन सजेस्ट करती है टाइम कंकर्ड क्लॉ, इनके दोस्त थे। बी, डिस्पाइट बीइंग एन इलेजी द पोएम एंड्स विद, बोला गया है एक शोक गीत होने के बावजूद कविता किस पर खत्म होती है, तो होप पर, उम्मीद पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। द पास्टोरल सेटिंग एम्फेसाइजेस अर्बन डिके, यानी कि जो पास्टोरल सेटिंग होती है वो आमतौर पर कहाँ, गांव की, ओ माफ करना, अर्बन डिके नहीं, रूरल क्लाइमेट, फिर से अर्बन तो शहरी होता है, बी ऑप्शन, रूरल कामनेस, रूरल कामनेस का मतलब गांव की जो शांति होती है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड होता है पास्टोरल एलिजी का, वो देहात का होता है। अगला, दी पोइम वाज कंपोज फाइनली इन, ये पोइम जो है फाइनली कंपोज की गई कब, तो देखो यही चीज हमने वहां पर जो पहली वीडियो इसकी, तो फाइनली कंपोज्ड जो हुई है वो 1866 में, और एस के अरोरा में यही चीज दे रखी है कि ये जो पोइम है वो फाइनली कंपोज्ड हुई 1866 में, ठीक है। तो दिसंबर 1865 कह लो, अब दिसंबर है तो इसके तुरंत बाद 66 आ ही जाती है। फिलहाल फिर भी हमने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए, इसीलिए फिर से दोबारा वीडियो एक बार और डिटेल से बना दी, जिससे आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगला, द रिलेशनशिप बिटवीन अर्नोल्ड एंड क्लॉ वाज फॉर्म्ड एट, बोला गया है कि अर्नोल्ड और अर्थर ह्यू क्लॉ के बीच का रिश्ता बना, कहां से बना था, तो रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड से, बी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन, कविता में क्लासिकल इन्फ्लुएंस असर का एक उदाहरण है, तो विक्टोरियन पास्टोरल एलिजी, द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन विक्टोरियन पास्टोरल एलिजी। द मूड ऑफ द पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, इस पोएम का जो मूड है वो सबसे अच्छे से किस तरह बताया जा सकता है, तो सोचने वाला और उदास, रिफ्लेक्टिव एंड मलंकलिक। 27 नंबर का, सेंट्रल थीम रिवॉल्व अराउंड, अगर हम इसके सेंट्रल मुख्य विषय किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो दोस्ती और नुकसान के इर्द गिर्द, ठीक है, फ्रेंडशिप एंड लॉस, क्योंकि उनका दोस्त इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा लॉस होता है, और जब वो जीवित होता है तो उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बात करता है। अर्नोल्ड डिस्क्राइब थायरसिस एज, अर्नोल्ड ने थायरसिस के बारे में बताया, क्या बताया, थायरसिस को कैसा बताया, सॉलिड और सिंसर बताया, बी। द पोएम कंबाइंस पर्सनल ग्रिप विद, इस कविता में पर्सनल ग्रिप यानी कि निजी दुख को किन चीजों से जोड़ती है ये कविता, तो दार्शनिक सोच से, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
और 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, थायरसिस अल्टीमेटली अफर्म, थायरसिस जो है आखिरकार किस बात की पुष्टि करती है? तो आदर्शों की निरंतरता की, कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज, कंटिन्यूटी ऑफ आइडियल्स, आदर्शों की निरंतरता। अब पोइम को अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपनी नॉलेज को जरा चेक कर लो। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा टेस्ट पेपर है, सेम यही क्वेश्चन है, जरा आप लगा करके देखो कि कितनी चीजें आपको समझ में आई और कितने बिना देखे ईमानदारी से कर पा रहे हो। ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं इनको। ठीक है, ईमानदारी से एकदम देखना नहीं है, वीडियो देखने के बाद में बिना देखे आपको ये सारे क्वेश्चंस, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमने रखे हैं, आपको इनके आंसर कमेंट में करके दिखाना है। ठीक है, ये लो, ये टोटल 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चंस के आंसर जरा हमें कमेंट बॉक्स करके दिखाइए।